कोई अपने बदले के लिए किस हद तक जा सकता है, अगर ये जानना हो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, जो जब चाहे जहां चाहे अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकती है। ये एजेंसी इतनी खुफिया तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देती है कि दुनिया में किसी को भनक तक नहीं लगती। इसके एजेंट्स बेहद डेंजरस और लगभग इम्पॉसिबल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया में मोसाद के नाम का डंका बजता रहा है। आज की कहानी भी उन्हीं ऑपरेशंस में से एक की है, जिसे मोसाद ने 1972 में म्यूनिख समर ओलंपिक्स के दौरान मारे गए 11 इजरायली एथलीट्स की मौत का बदला लेने के लिए शुरू किया था। इस ऑपरेशन को व्रेथ ऑफ गॉड का नाम दिया गया था। इसका मतलब होता है ईश्वर का गुस्सा। मोसाद ने अपने इस ऑपरेशन को 20 साल तक जारी रखा, जिसे पूरा करने के लिए उसने कई देशों की सीमाएं तक लांघ दी। मोसाद ने यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में घुसकर अपने दुश्मनों को ऐसे चुन चुन कर दर्दनाक मौत दी कि पूरी दुनिया उनके कारनामों से हैरान रह गई। उसके एजेंट्स कभी महीनों तो कई बार सालों तक अपने टारगेट का पीछा करते थे। जब उनसे जुड़ी पूरी जानकारी जुटा लेते थे तो वो उसे एलिमिनेट करने से 1 घंटा पहले उसकी फैमिली के पास फूलों का गुलदस्ता और एक कंडोलेंस कार्ड भी भेज देते थे, जिसमें लिखा होता था कि याद रखो, हम ना तो कभी भूलते हैं ना माफ करते हैं। इसके बाद वो दुश्मन को 11 गोलियां मारकर छलनी कर देते थे। ये उनका म्यूनिख में मारे गए अपने 11 खिलाड़ियों को ट्रिब्यूट देने का तरीका था। सैकड़ों पेचीदगियों और मुश्किलों से भरा यह ऑपरेशन इजराइल ने तब तक जारी रखा जब तक कि उसने अपने खिलाड़ियों के एक एक कातिल को मिट्टी में नहीं मिला दिया। तो आइए जानते हैं क्या था इजराइल का ऑपरेशन व्रेथ ऑफ गॉड। मोसाद ने इसको कैसे अंजाम दिया, आखिर कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में घुसकर मोसाद ने एक एक कर अपने सभी दुश्मनों को खात्मे में मिला दिया। The Munich Olympics took a tragic turn. Palestinian gunmen attacked the Israeli team. In the early morning hours, 8 Palestinian terrorists, disguised in tracksuits, scale a chain-link fence and sneak into the Olympic Village. 11 people were killed after a botched rescue operation. The attack caused a deep rift between Germany and Israel. कहानी की शुरुआत 5 सितंबर 1972 से होती है, जो वेस्ट जर्मनी के म्यूनिख शहर में समर ओलंपिक्स चल रहा था, जिसमें इजराइल समेत 122 कंट्रीज के खिलाड़ी अपने अपने देशों को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। वेस्ट जर्मनी इस समय अपने आप को दुनिया के सामने एक ऐसे शांति प्रिय देश के रूप में पेश कर रहा था जो अग्रेसिव नेशनलिज्म के खिलाफ था। यही वजह थी कि वेस्ट जर्मनी के ऑर्गेनाइजर्स ने इस ओलंपिक को गेम्स ऑफ पीस एंड जॉय का नाम दिया था, और ओलंपिक विलेज का माहौल ओपन एंड फ्रेंडली रखने के लिए उन्होंने यहाँ सुरक्षा के कुछ खास बंदोबस्त भी नहीं किए थे। इसी ढील का फायदा उठाकर पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक सितंबर इस शांति और खुशी के खेल को मौत के खेल में बदल देना चाहता था। ब्लैक सितंबर के मिलिटेंट्स म्यूनिख ओलंपिक्स विलेज में घुसकर इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज बनाना चाहते थे, ताकि इसके सहारे इजरायली गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाकर इजराइल के जेलों में बंद 234 पैलेस्टाइनियन आतंकवादियों को रिहा करवाया जा सके। इसी खौफनाक इरादे से 5 सितंबर 1972 की सुबह 4:30 बजे ब्लैक सितंबर के 8 आतंकवादी एथलीट्स जैसे हूबहू स्पोर्ट्स ट्रैकसूट पहनकर यहाँ की 10 फुट ऊंची दीवार को कूदकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही 8 आतंकी इजरायली क्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंचते ही राइफल्स और हैंड ग्रेनेड्स हाथों में लेकर जोर जोर से धक्का मारकर इजरायली प्लेयर्स के दरवाजों को खोलने का प्रयत्न करते हैं। तभी उन्हें ऐसा करते इजरायली रेफरी योसेफ गटफ्रूट और रेसलिंग कोच मोशे वीनबर्ग ने देख लिया। हथियारों को देखकर उन्हें सिचुएशन समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो दोनों इन आतंकियों से भिड़ गए और जोर जोर से चिल्लाकर सभी इजरायली खिलाड़ियों को वहां से भागकर जान बचाने को कहने लगे। उनकी आवाज सुनकर जहां कुछ इजरायली एथलीट्स बचने के लिए दूसरे कंपाउंड में भागने लगे, तो वही इजरायली वेटलिफ्टर योसेफ रोमानो उन दोनों का साथ देकर आतंकियों को रोकने की कोशिश करने लगे। इस दौरान तीनों ने एक आतंकी को घायल भी कर दिया था, लेकिन तभी बाकी के आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे योसेफ रोमानो और मोशे वीनबर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि योसेफ गटफ्रूट को उन्होंने बंदी बना दिया। इसके बाद आतंकियों ने एक एक कर पूरे 9 इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज बना लिया और जर्मन गवर्नमेंट के सामने इजराइल की जेलों में बंद 234 पैलेस्टाइन आतंकवादियों को रिहा करने की मांग कर दी। जर्मन गवर्नमेंट ने इसके लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर
गोल्डा मेयर से बात की, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों की किसी भी मांग को मानने से इनकार कर दिया। इजरायली खिलाड़ियों को रेस्क्यू करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट से वहां अपनी टीम को भेजकर एक सीक्रेट ऑपरेशन करने की परमिशन इजराइल ने मांगी। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी ओलंपिक कमेटी खेल को रोकना नहीं चाहती थी, इसीलिए जर्मन अथॉरिटी ने इजराइल को यहाँ ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं दी। इजराइल द्वारा डिमांड्स के ठुकराए जाने के बाद आतंकवादियों ने जर्मन अथॉरिटीज के सामने एक अलग डिमांड रखी, जिसमें उन्होंने एक प्लेन की मांग की, जिससे वो अपने साथ सभी इजरायली खिलाड़ियों को इजिप्ट की राजधानी कायरो ले जा सके। जर्मन अथॉरिटीज ने आतंकियों की इस डिमांड को मान लिया और इन सब के बीच इजरायली एथलीट्स को रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन भी प्लान किया, जिसमें तय हुआ कि जैसे ही आतंकवादी एयरपोर्ट पर प्लेन में सवार होने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, तभी वहां छुपे हुए वेस्ट जर्मनी के स्नाइपर्स उन्हें अपना निशाना बनाकर सभी इजरायली एथलीट्स को छुड़ा लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े ऑपरेशन को शुरू करने से पहले जर्मनी के पास आतंकवादियों का सही आंकड़ा तक नहीं था। उन्हें केवल 5 आतंकियों का पता था, जबकि वहां 8 आतंकी मौजूद थे। आतंकवादियों के सही आंकड़े की जानकारी न होने के बावजूद 5 जर्मन स्नाइपर्स प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट के रनवे के आसपास पोजीशन लेकर आतंकवादियों के पहुंचने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद आतंकवादियों और हॉस्टेजेस को लेकर दोनों हेलीकॉप्टर्स एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद 2 आतंकवादी हेलीकॉप्टर से उतरकर प्लेन की चेकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वहां उन्हें ऑनबोर्ड होने के लिए कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं देता, तब आतंकवादी तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ट्रैप है और वो दौड़कर वापस हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगते हैं। इतने में जर्मन स्नाइपर्स उन पर गोलियां चला देते हैं और दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में बचने की कोई उम्मीद ना देखकर एक आतंकवादी हॉस्टेजेस से भरे हेलीकॉप्टर पर बॉम्ब फेंक देता है, जिससे वहां एक जोरदार धमाका होता है और हॉस्टेजेस बनाए हुए सभी 9 एथलीट्स मारे जाते हैं। इस मुठभेड़ में जर्मन स्नाइपर्स भी 5 आतंकवादियों को मार गिराने में सफल हो जाते हैं, जबकि 3 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया जाता है। अपने 11 इजरायली एथलीट्स की मौत से इजराइल में हंगामा मच गया था। वहां की जनता गुस्से में अपनी ही सरकार को कोसने लगी थी और कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगी। गोल्डा मेयर, जो पहले से ही इस इंसिडेंट से बहुत परेशान थी, उन पर जल्दी ही कोई एक्शन लेने का प्रेशर पड़ने लगा था। सालों से इजराइल मौत के बदले मौत वाली थ्योरी को फॉलो करता आया था, इसलिए अगले ही दिन गोल्डा मेयर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मोशे डायन, मोसाद के टॉप ऑफिसर्स के साथ मिलकर उन्होंने कुछ जरूरी स्टेप्स उठाने का फैसला किया। मीटिंग के अगले ही दिन इजराइल ने सीरिया और लेबनान में पीएलओ के ठिकानों पर भारी बमबारी की, जिसमें करीब 200 पीएलओ मिलिटेंट्स मारे गए। बाद में फिर इजरायली फोर्सेस ने सदर्न लेबनान में घुसकर 100 से भी ज्यादा ऐसे घरों को तबाह कर दिया जहां पीएलओ मिलिटेंट छुपे हो सकते थे। इजराइल के इस एक्शन से इजरायली पब्लिक का गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन इजरायली अथॉरिटीज अच्छे से जानती थी कि उनके खिलाड़ियों के असली कातिल अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसीलिए एक जबरदस्त सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसे सफल बनाने की जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी गई। मोसाद ने पीएलओ, ब्लैक सितंबर और यूरोप में एक्टिव उसके एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस के कुल 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की, जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान मारा जाना था। ये सभी आतंकवादी दुनिया के कई देशों में छुप कर बैठे हुए थे, इसलिए इजराइल को बिना परमिशन के दूसरे देशों में घुसकर इन्हें मारना था, जिससे इजराइल को उन देशों के साथ रिलेशन खराब होने का भी डर था। यही वजह थी कि शुरू में गोल्डा मेयर इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में मोसाद ने उन्हें इस ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिया। इस ऑपरेशन को मोसाद के इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल हरार लीड कर रहे थे, जिसे अंजाम देने के लिए उन्होंने अनेक यूनिट्स भी बनाई थी। ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो जाने के बाद मोसाद के सभी एजेंट्स अपने पहले टारगेट की खोज में निकल गए। उनका पहला टारगेट पीएलओ के हेड यासिर अराफत का कजन बेल जुएदर था, जो कि इटली के रोम में रहकर पीएलओ के लिए ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा था। मोसाद के एजेंट्स ने नोटिस किया कि वो केवल रात के वक्त डिनर के लिए निकलता है और वापस अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। कई दिनों तक वेन जुएदर को यूं ही ट्रैक किया जाता रहा और फिर एक दिन 16 अक्टूबर की रात को जब वो डिनर करके अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट रहा था, तभी उस पर एक के बाद एक 11 गोलियां दागकर उसे मार डाला गया। ये 11 गोलियां 11 इजरायली एथलीट्स की मौत का बदला थी। इस तरह इजराइल अपने दुश्मनों में डर बिठाकर उन्हें यह बताना चाहता था कि वो अपने सिटीजन्स के खून का बदला दुश्मनों की जान लेकर ही चुकाएगा। लेकिन मोसाद के पहले शिकार के मात्र 13 दिन के बाद 29 अक्टूबर 1972 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल का गुस्सा और भी बढ़ा दिया। इस दिन ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों ने सीरिया के डमेस्कस से वेस्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर जाने वाली लुफ्तांजा फ्लाइट 615 को हाईजैक कर म्यूनिक मैस्केयर के बचे हुए 3 कातिलों को रिहा करवा लिया। ऐसा करके ब्लैक सितंबर को लग रहा था कि उसने अपने साथियों को आजादी दिलाकर खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है।
जबकि इस तरह उसने मोसाद को मौका दे दिया था, जो अब कभी ना कभी उन तीनों का पता लगाकर उनकी कहानी खत्म कर सकता था। अपने पहले टारगेट को खत्म करने के बाद मोसाद एजेंट्स दुश्मनों की लिस्ट के अन्य लोगों की खोज में लगे हुए थे। दिसंबर 1972 तक उन्हें महमूद हमशारी की लोकेशन का भी पता चल गया, जो फ्रांस में रहकर सालों से पीएलओ के लिए काम कर रहा था। मोसाद के एजेंट्स उसकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए कई दिनों तक उसके अपार्टमेंट के आसपास छुपकर चक्कर लगाते थे, लेकिन इस दरमियान हमशारी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, जिससे एजेंट्स को ये तो समझ आ गया था कि उन्हें उसका दी एंड उसके घर में ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी उन्हें उसके घर में जरूरी सेटअप करना था, जिसके लिए उसका घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। उसे घर से बाहर निकालने के लिए एक प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत एक एजेंट्स ने उससे एक इटालियन जर्नलिस्ट के तौर पर कांटेक्ट किया और उसे इंटरव्यू के बहाने अपार्टमेंट से बाहर मिलने के लिए राजी कर लिया। तभी एक दूसरे एजेंट ने उसके फ्लैट में घुसकर उसके फोन में बॉम्ब लगा दिया। ये एक ऐसा बॉम्ब था जिसे फोन लाइन के जरिए कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता था। हमशारी को मौत तक पहुंचाने की पूरी तैयारी हो जाने के बाद 8 दिसंबर को जर्नलिस्ट बने उसी एजेंट ने उसको फोन करके पूछा, क्या मेरी बात महमूद हमशारी से हो रही है? जैसे ही हमशारी ने हाँ में जवाब दिया, ठीक उसी समय बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया गया और थोड़ी ही देर बाद वहां एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस जोरदार हमले में हमशारी बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ हफ्तों के बाद ट्रीटमेंट के दौरान ही मर गया। ये वही हमशारी था जिसने म्यूनिक मैसेकर के अगले ही दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे अपनी जान का कोई डर नहीं है, जिसे मोसाद ने अपनी जबरदस्त प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से मारकर अपने एथलीट की मौत की जिम्मेदार लोगों को एक कड़ा संदेश दिया था। 2 शिकार कर चुके मोसाद एजेंट्स अपने अगले टारगेट हुसैन अल बशर को दुनिया के चप्पे चप्पे में ढूंढ रहे थे। 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें उसे सिप्रस के निकोसिया शहर में छुपे होने की खबर लगी। वो वहां पीएलओ के ही एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन फतेह के लिए काम कर रहा था। मोसाद के एजेंट्स उसके डेली रूटीन पर नजर रखने लगे और एक दिन मौका पाकर होटल के जिस कमरे में वो ठहरा हुआ था, वहां उसके बेड के नीचे एक बॉम्ब प्लांट कर दिया। 24 जनवरी 1973 की रात जब वो अपने होटल के कमरे में घुसा और अपनी मौत से बेखबर होकर सोने के लिए जैसे ही अपने बेड पर लेटा, वैसे ही बेड के नीचे रखा बॉम्ब भयानक तरीके से विस्फोट कर गया, जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए और तुरंत उसकी मौत हो गई।